दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन किए थे, तो कल वाले जो है सेट में हमने 32वां क्वेश्चन जो है स्किप किया था। बात करते हैं, वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया है द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब CU और CC आपको दिया है, CU आपको दिया है और CC दिया है। कितना दिया है? 4 और 1 दिया हुआ है। तो ज्ञात करना द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज टू द डायमीटर थ्रू द व्हिच 30% ऑफ द टोटल मास इज पास्ड। मतलब इफेक्टिव साइज आपका D10 होता है और 30% मतलब D30। D10 और D30 का इन्होंने रेशियो पूछा है, लेकिन एक्चुअली में आपको पूछा किसका गया? D60 अपॉन D मतलब D10, D60 और D10 का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इफेक्टिव साइज जो लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहाँ पे 60% होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं CU बराबर क्या होता है? D60 अपॉन D10 होता है। ठीक है, D60 अपॉन D10 और CC बराबर क्या होता है? D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, ये चीज होते हैं। तो आप क्या करिए, CU अपॉन CC निकाल लीजिए। CU अपॉन CC करेंगे क्या? तो D60 अपॉन D10 इंटू D60 इंटू D10 अपॉन D30 का होल स्क्वायर। D10 कटेगा तो CU अपॉन CC जो निकल आएगा वो D60 का होल स्क्वायर अपॉन D30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब D60 अपॉन D30 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखिए CU का मान कितना है? 4 और इसका मान 1 है, इक्वल टू D60 अपॉन D30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी D60 अपॉन D30 कितना आ रहा है आपका? 2। यानी फोर्थ ऑप्शन आप देखिए सही है। इसमें ऑप्शन सही दिया है, आंसर भी सही दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में जो इफेक्टिव साइज लिखा गया है वहां पे D60 होगा और ये D30 तो दिया ही दिया है। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि which of the following statement is true। 2 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से कौन सा सही आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है most of the load applied to the building are environmental load। बिल्डिंग पर जितने लोड लगते हैं उसमें से ज्यादातर आपका कौन सा होता है? एनवायरमेंट लोड। एनवायरमेंट का मतलब अर्थक्वेक हो गया, एयर का हो गया, स्नो का हो गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द लोड आर डेड फॉलोइंग बाई लाइव लोड। सही बात है, आप देखेंगे तो ज्यादातर लोड आपका डेड लोड होता है, लेकिन लाइव लोड जब आप छत पे चले जाते हैं तो आपके छत पर क्या होता है? आपका लाइव लोड आने लगता है, लेकिन हमेशा तो आप छत पे नहीं रहते ना, तो आपका जो है लोड कम लगता है, डेड लोड ज्यादा। मतलब डेड लोड को फॉलो करते हुए लाइव लोड लगता है। तो 51 की बात करेंगे आप, 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा? केवल बी ऑप्शन सही है। तो कौन सा? ओनली बी, यानी सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे तो लिखा है ओनली बी, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 हमारा कौन सा है? एक सेकंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा 52, हाउ डज एन इंक्रीज in the pitch of the roof affect the amount of load that can be placed on it। मतलब अगर आपका कोई ट्रस है रूफ ट्रस, उसके ऊपर अगर आप पिच उसकी बढ़ा देते हैं तो उस पर लोड सहने की क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए आपका पिच क्या होता है? पिच अगर हम बात करें, पिच आपका क्या होता है? आपका होता है जो राइज होता है, राइज अपॉन क्या होता है? स्पान। ठीक है, पिच आपका राइज एंड स्पान होता है। इसका मतलब अगर आप पिच बढ़ा रहे हैं तो आपका स्पान घट रहा होगा। ठीक है, स्पान घटेगा तो जब कम स्पान होगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इट इंक्रीजेस। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 52 का आपका कौन सा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 52 का पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 53rd नंबर का है। what will be the rain load in जो है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में पूछा है। ठीक है, MKS सिस्टम में, SI सिस्टम में नहीं पूछा गया है। इफ DS is 2 inches and DH is 1 inches। ठीक है, तो इसमें जो आपको कहा गया है DS आपका क्या होता है? देखिए इसमें जो DS पूछा गया है आपका, DS और DH दिया हुआ है, तो इसमें DH होता है डेप्थ ऑफ वाटर ऑन
अनडिफेक्टेड रूफ, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड रूफ, ठीक है, जो आपका अनडिफ्लेक्टेड रूफ होता है उस पर आपकी क्या डेप्थ ऑफ वाटर, जब आपकी रेन हो रही है तो डीएस आपका क्या होता है यहां पे, डेप्थ ऑफ वाटर ऑन अनडिफ्लेक्टेड रूफ, ठीक है। और डीएच क्या होता है, डीएच आपका क्या होता है यहां पे, डीएच होता है जो शायद जो आपका क्या होता है डीएफ की एडिशनल डेप्थ, ठीक है, एडिशनल डेप्थ होता है आपका, एडिशनल डेप्थ ऑफ वाटर ऑन अनडिफ्लेक्टेड रूफ, ठीक है, एडिशनल डेप्थ होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द रेन लोड, रेन लोड का आपका फॉर्मूला इसमें जो होता है आर बराबर 5.2 ds प्लस DH, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है रेन लोड का। तो निकालेंगे आप, ये आपका फॉर्मूला होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में, फुट FPS कह सकते हैं आप, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में आपका होता है। अगर यही SI सिस्टम में आपका पूछा जाए, अगर यही बात करें SI सिस्टम में, तो R बराबर 0.0098 ds प्लस DH किसमें होता है, SI में होता है रेन लोड, ठीक है, 0.0098 ds प्लस DH होता है आपका SI यूनिट में। तो अगर हम बात करें रेन लोड की, तो आपको FPS में पूछा है, तो यहां पे निकालेंगे तो R बराबर क्या हो गया 5.2, ds आपका कितना दिया हुआ है, ds आपका 2 दिया है, DH1 दिया है, 2 प्लस 1 तो मतलब 3, और 3 6 3 6 15 15.6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन इसमें है देखेंगे आप, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी 53rd का थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 54th की तरफ चलते हैं। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट है गुड इन कंप्रेशन एंड गुड इन टेंशन। देखिए कंक्रीट हमेशा आपका कंप्रेशन तो सबसे अधिक ले लेता है, मतलब सबसे अधिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है, लेकिन टेंशन इसका जब डिजाइन करते हैं तो हम 0 लेते हैं, होता है तो 10% है कंप्रेशन का, लेकिन हम 0 लेते हैं क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इसकी नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका टेंशन में कमजोर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 54th का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ प्लेनर सिस्टम x पार्ट्स और मेंबर आर देयर विथ y नंबर ऑफ फोर्सेस देन कंडीशन ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेंसी। आपका प्लेन जब होता है सिस्टम, प्लेन सिस्टम में तो आपका कितना जो होता है इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं। प्लेन की बात करें तो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3 होती हैं, अगर स्पेस की बात करें तो 6 होती हैं। अगर प्लेन की बात करें तो क्या होता है, सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0 और सिग्मा m मतलब सिग्मा ma आप किसी भी पॉइंट पर आप बराबर 0, 3 कंडीशंस होती हैं आपकी। तो जो आपका कंडीशन होगा y बराबर 3x वाला इसमें कहीं दिया है, हाँ थर्ड ऑप्शन देखिए आप, y बराबर 3x, ठीक है, तो प्लेनर के लिए होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेंसी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 55 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 55 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशंस देन द इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ फोर्सेस देन द सिस्टम इज। अगर आपका सिस्टम, आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर आपका सिस्टम है कोई, मान लीजिए, और उसमें जो है कह रहा है कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं जो आपकी, वो ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ फोर्सेस से, ठीक है। अगर आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ फोर्सेस से, तो कौन सा होगा आपका इसमें से, ठीक है। इसमें से जो आपने नहीं दिया है, आप देखिएगा जब आपका जो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ फोर्सेस से ज्यादा है, तो इसका मतलब आप जो है सेक्शन क्या आपका डिटरमिनेट है, डिटरमिनेट है लेकिन स्टेबल नहीं कह सकते आप, डिटरमिनेट है लेकिन स्टेबल नहीं कह सकते आप, ठीक है। यहां से आपको ये पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोर्सेस कम है,
तो नंबर ऑफ फोर्सेस कम है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी ज्यादा है, तो आप यहां से सेक्शन को तो आप जो है डिटर्मिनेट कर सकते हैं, इसके सारे रिएक्शंस को निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेबल है या नहीं है आपके मेंबर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से तो आप ये स्टेबल नहीं कह सकते, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है पार्शियली कंस्ट्रेंड, आंशिक रूप से निरुद्ध, ये ऑप्शन जो है कहीं कहीं सही करता है, ठीक है। एसएससी ने सही किया था, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो पार्शियली कंस्ट्रेंड है आपका ये सबसे सही आंसर है। तो 56 का कौन सा हो जाएगा? 56 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 Which of the following material is not used in making trusses? ट्रस को बनाने के लिए कौन सा जो है मटेरियल नहीं यूज किया जाता? तो वुडन स्ट्रट जो है आपने सुना होगा, मेटल बार्स की सुनी होगी, चैनल सेक्शन की बनाई जाती है, लेकिन कंक्रीट की आपने कभी ट्रस नहीं सुनी होगी, ठीक है। कंक्रीट का ट्रस नहीं बनाया जाता। तो कौन सा हो जाएगा? 57 का फोर्थ, 57 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रस इट इज एज्यूम्ड दैट द मेंबर आर जॉइंट। जो ट्रस होता है उसका मेंबर पे पहली बात तो केवल एक्सियल फोर्स कार्य करता है। अगर आप ट्रस डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल एक्सियल फोर्स काम करेगा, और ट्रस जो होता है हिंज जॉइंट माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो आप हिंज जॉइंट पर क्या देखते हैं? हिंज जॉइंट पर देखते हैं कि आपको केवल एक वर्टिकल एक्शन मिलती है, भले आपका कोई भी फोर्स आपका कैसा इंक्लाइन लगा हो, कुछ भी लगा हो, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सियल रिएक्शन आपको मिलती है। तो इसीलिए जो आपका माना जाता है, आपका क्या माना जाता है कि जो आपका ट्रस होती है, ट्रस में हमेशा जो है स्मूथ पिंस जो है, स्मूथ पिंस मतलब हिंज कह सकते हैं, स्मूथ पिंस से जुड़ी होती है और उसमें हमेशा एक्सियल फोर्स आता है। तो सेकंड ऑप्शन दिया है स्मूथ पिंस, तो 58 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम? ट्रस और बीम के बीच में मेजर डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए ट्रस और बीम जो होता है इसमें एक अंतर होता है कि जो बीम आपकी होती है वो आपकी ट्रांसवर्स लोड लेती है, और जो आपका ट्रस होता है वो एक्सियल लोड लेता है, ठीक है। बीम आपकी ट्रांसवर्स लोड लेती है और एक्सियल लोड कौन सा लेता है? ट्रस। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया? बीम कैन नॉट ट्रांसमिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखिए बीम आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लेती है, तो ये गलत हो गया। ट्रस कैन नॉट ट्रांसमिट इन वर्टिकल डायरेक्शन लोड व्हाइल बीम कैन, ठीक है। ट्रस आपका जो है नहीं लेता है। थर्ड ऑप्शन आपका देखिए लिखा बीम कैन नॉट ट्रांसमिट लोड इन एक्सियल डायरेक्शन व्हाइल ट्रस कैन। ट्रस आपका एक्सियल डायरेक्शन में लोड ले सकती है लेकिन बीम नहीं ले सकती। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 59 का थर्ड आपका सही हो जाएगा। 59 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है गिवन दैट J इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, B एंड R इज द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिएक्शन, ठीक है। B आपका दिया है क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स। तो B आपका दिया है, मतलब मेंबर्स आपके दिए हैं M दिए हैं 4, मेंबर्स आपके दिए हैं 4, रिएक्शंस आपकी दी है कितनी? R दिया है आपका 3, रिएक्शन आपकी 3 दिए हैं, जॉइंट्स आपके कितने दिए हैं? 4 दिए हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा m बराबर 2j-3, ठीक है, m बराबर 2j-3। तो इसमें जो आपका देखिए एक होता है 2j इज ग्रेटर देन m प्लस r। 3 क्या होता है? रिएक्शंस होती है। 2j इज इक्वल टू m प्लस r और 2j इज लेस देन m प्लस r, ठीक है। ये 3 कंडीशंस इसमें होती है। 2j आपका क्या? 2j m प्लस r, 2j इक्वल टू m प्लस r, तो 2j इज ग्रेटर देन m प्लस r। तो देखिए जब आप 2j जो है आपका हमेशा m प्लस r से ज्यादा होगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज अनस्टेबल। हमेशा आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। अगर 2j m प्लस r की बात करें तो आपका क्या होगा? ये आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट, जो हमने आपको भी बताया कि डिटरमिनेट तो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 2j ज्यादा है m प्लस r से, इसका मतलब आपको जो है रिएक्शन ज्यादा है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, ठीक है। तो इसमें रखिए आप, ठीक है। 2j आपका कितना हो जाएगा? 2j आपका हो जाएगा, 2j बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8, और देखिए m प्लस r करिए, 4 3 7 हो गया, ठीक है। 2j आपका हो गया 8 और m प्लस r कितना हो गया? 7, तो कितना हो जाएगा? 2j इज ग्रेटर देन m प्लस r इसमें आ रहा है,
2j इज ग्रेटर देन m प्लस r, कौन सा कंडीशन आ रहा है? पहला तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो जाएगा आपका। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट का मतलब क्या? अनस्टेबल कह सकते हैं आप, ठीक है। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल, देखिए पहला ऑप्शन दिया स्टैटिकली डिटरमिनेट तो गलत हो गया, लिखा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल, लेकिन देखिए आपका स्टैटिकली जब इनडिटरमिनेट है तो स्टेबल कैसे हो सकता है? तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा स्टेबल, आपका ये भी गलत हो गया क्योंकि स्टेबल होता कब? जब 2j बराबर m प्लस 3 हो जाता है। तो यहाँ पे 2j इज ग्रेटर देन m प्लस r है, ठीक है। 2j आपका r ग्रेटर देन है 4 3 7 से, तो आपका कौन सा हो जाएगा? अनस्टेबल। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 50 मतलब 16th का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया ना? ये चीज नोट कर लीजिए आप, ठीक। ये प्लेन सेक्शन के लिए है आपका, 3D के लिए नहीं, 2D के लिए। बात करते हैं अगला, व्हिच IS कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज इन कंक्रीट। देखो कंक्रीट में जो वाटर यूज होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, कितनी मात्रा में क्लोराइड होनी चाहिए, कितनी सल्फाइड होनी चाहिए, क्या मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितने मात्रा में होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपका बनाया गया वो IS 456-2000 आप जानते ही हैं, ठीक है। 456-2000, तो IS 456 कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? आपका ऑप्शन दिया है पहला, तो 61st का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the below is an example of plasticizer? तो प्लास्टिसाइजर का जो एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मेथड ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट बैचिंग के तो दो ही मेथड होते हैं ना, एक वॉल्यूम बैचिंग होता है आपका और एक होता है वेट बैचिंग, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दो कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 63rd का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंक्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन, कंक्रीट आमतौर पर किस पर रखा जाता है? फॉर्मवर्क पर ही तो रखा जाता है, तो पहला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, 64th का फर्स्ट ऑप्शन। कंक्रीट को आप किस पर रखते हैं? फॉर्मवर्क पर। अगले क्वेश्चन पर था, इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ फ्लैट स्लैब इज टेकन। फ्लैट स्लैब का क्या होता है? फ्लैट स्लैब जो होता है आपका क्या किया जाता है? डायरेक्ट जो है कॉलम के ऊपर रखा जाता है उसको, तो उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए फ्लैट स्लैब की, फ्लैट स्लैब की डेप्थ 125 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 125 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए डेप्थ आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी क्या पूछा है? विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप की जो विड्थ होती है तो 1/4 ऑफ कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। कॉलम स्ट्रिप की 1/4 होती है। कॉलम पूछा है इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप पूछा है तो 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ पैनल। 1/4 ये गलत हमने लिख दिया, ठीक है। तो स्ट्रिप क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ पैनल। पैनल के विड्थ की कितना? 1/4 होती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल। पैनल के विड्थ का 1/4, तो पहला ऑप्शन 65 का फर्स्ट, 65 का पहला ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इन टर्न। जब परमानेंट डायमेंशन चेंज की बात आती है तो किसकी बात की जाती है? क्रीप की। स्ट्रेन क्या होता है? विकृति होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो क्रीप आपका जो होता है 66 का थर्ड, 66 का थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, इन डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हमने अभी बात की कुछ देर पहले कि जब डिजाइन की बात होगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को 0 लेंगे। अगर बात करते हैं जनरली कितना होता है तो 10 से 15%, लेकिन अगर बात करेंगे तो 0 लिया जाता है। तो इसमें से जितना भी दिया कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, 67 का फोर्थ आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। कंक्रीट की प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टीज होती हैं आपको, एक फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी, एक हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टी। तो दो प्रकार की होती है, तो कौन सा इसमें से? थर्ड, 68th का थर्ड आपका सही हो जाएगा। दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलते हैं 69th है आपका ये, ठीक है। 69th, ये 69th क्वेश्चन है। 68 देखते हैं क्या हो गया, स्किप हो गया क्या? 68th की बात करते हैं। 68th है आपका, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज द। तो जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होते हैं किसकी? मॉडुलस ऑफ रप्चर के द्वारा ज्ञात की गई है।
की जाती है तो किसके द्वारा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड बाय द मॉडुलस ऑफ रप्चर 0.7 अंडर रूट एफ सी के जो होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर तो 68th का आपका कौन सा, थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। थर्ड है ना मॉडुलस ऑफ रप्चर, नहीं सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है। अब 70 पर चलते हैं, 69 तो हो गया हमारा, 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which IS code gives specification about cement plaster? सीमेंट प्लास्टर के अबाउट कौन सा स्पेसिफिकेशन देता है, तो IS 1661, IS 1661 फोर्थ ऑप्शन देखिए आप 70 का, 70 का फोर्थ ऑप्शन देखिए सही होगा, 1661 की बात करते हैं, ठीक है। प्लास्टर के बारे में जितने स्पेसिफिकेशन है IS 1661 से लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन अ लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो 1:1:6, देखिए अगर लाइम सीमेंट है आपका मोर्टार 1:1:6 तो पहला सीमेंट होता है, दूसरा लाइम होता है, तीसरा सैंड होता है। सीमेंट लाइम सैंड तो कौन सा दिया है, सीमेंट लाइम सैंड, सीमेंट लाइम सैंड सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 71st में, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीमेंट लाइम सैंड, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 72 की। तो 72 की अगर हम बात करें तो 72 है हमारा कि ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, ठीक है। कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो किन के पर डिपेंड करते हैं, किन किन चीज पर, तो देखिए बल्किंग ऑफ सैंड पर, बल्किंग ऑफ सैंड हो जाएगा तब तो उसके जो है जितना बल्किंग है उसके मतलब वॉल्यूम के बराबर और भी हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि बल्किंग जब आप कंसीडर करेंगे तो उसमें पानी को कंसीडर करेंगे लेकिन उतना आपका क्या सैंड कम रहेगा, ठीक है। वाटर कंटेंट पर भी आपका कंसीडर करता है जो है आपका क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन एंड वर्केबिलिटी, ये भी आपका जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव 72 का डी यानी फोर्थ, 72 का फोर्थ, सभी इसमें जो है दिए हैं वो सभी को कंसीडर किया जाता है, 72 का फोर्थ सही है। चलते हैं 73rd की तरफ। दिया है कि x, y and z are the finest modulus of coarse, fine and combined aggregate, then the percentage of fine aggregate to be combined, ठीक है। तो percentage of fine aggregate to be combined क्या होता है, जो आपका होता है वो P जो होता है आपका क्या होता है, x minus z upon z minus y into 100, ठीक है। दिया कोई ऑप्शन x माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई अपॉन जेड माइनस वाई इंटू 100, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 73rd का सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से गलत कौन सा बताना, लिखा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट, देखिए पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो गया। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिक्रीजेस, अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी तो आपकी बढ़ेगी ना, तो इसने डिक्रीजेस कहा है, तो पहला ही आपका कौन सा गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कंक्रीट फॉर व्हिच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोल कंक्रीट, सही बात है। जिस कंक्रीट को बनाने से पहले आप प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लेते हैं उसे आप क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड कंक्रीट कहते हैं। अगला है बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड अपॉन द फाइनेस ऑफ ग्रेन्स, ये भी सही है। तो 74th का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है वर्केबिलिटी आपकी वाटर कंटेंट बढ़ाने पर बढ़ती है, घटती नहीं है। तो 74th का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें भी गलत बताना है। स्पेस बिटवीन एक्सटीरियर वॉल ऑफ द वेयर हाउस एंड बैक पाइल्स शुड बी 30 सेंटीमीटर, तो आपका सही है, 30 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना चाहिए। फिर देखा सीमेंट बैग शुड पर प्रिफरेबली बी पाइल्ड ऑन वुडन प्लैंक, देखिए लकड़ी के प्लैंक्स पर रखा जाता है जिससे आपका सीलन ना लगे, ठीक है। तो ये भी सही है। सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट बैग्स ऑफ वन लेयर डज नॉट टच द बैग्स ऑफ एडजेसेंट लेयर, देखिए जब आप 2 लेयर लगाएंगे सीमेंट बैग की तो एक लेयर दूसरे लेयर से टच नहीं करेगी, तो हवा में रखेंगे क्या सीमेंट बैग को, या फिर आप लकड़ी लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। 12 मीटर तक का जो है 12 मतलब एक जो है उसमें 12 बैग या 15 बैग आप रख सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से टच करती है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि थर्ड आपका गलत बता रहा है। 75 का थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड ही है ना, हाँ देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें भी आपको गलत बताना है। विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीजेस, सही बात है, टाइम बढ़ने के साथ जो है आपका सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगला है विथ पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस, तो यही गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। विथ पैसेज ऑफ टाइम द
स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। फास्ट इसमें से बताना था। तो समय बढ़ने पर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या होती है, डिक्रीज करती है कि बढ़ती है? अच्छा, इसमें सीमेंट की, हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, सीमेंट की। अगर आप सीमेंट का दो तरीके से इसमें हो सकता है, देखिए थोड़ा सा लिखा है इसमें विच ऑफ द फर्स्ट, मतलब सीमेंट अगर आपकी स्टोर करके रखी गई है, स्टोर करके रखी गई है तो आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ उसकी घटेगी, ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, घटेगी। तो लिखा है विथ पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीजेस, ये गलत होगा। हमने जो है थोड़ा सा एज्यूम कर लिया कि आपकी कोई स्ट्रक्चर बना दी गई है सीमेंट से, उस स्ट्रक्चर का टाइम बढ़ने के साथ क्या स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आपकी सीमेंट स्टोर है तो जितना दिन स्टोर रहेगी उतना उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ घटती है, लेकिन पहला ऑप्शन विथ पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, तो ये आपका गलत दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर आपकी स्टोर की जाती है तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी घटती जाती है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमने जो है थोड़ा गलत एज्यूम कर लिया। 76 का पहला आपका सही होगा, गलत इसमें से पूछा था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कंक्रीट मिक्स दिया है 1:3:6 एंड वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, दोनों आपका वेट के अनुसार लिया गया है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर वैक्स, ठीक है, पर वैक्स सीमेंट के लिए आपको क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्ञात करना है। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालते कैसे हैं, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है आपका वो इक्वल टू होता है वाटर सीमेंट रेशियो इनटू 5% ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस 30% ऑफ सीमेंट। कैसे निकालते हैं, 5% ऑफ फाइन एग्रीगेट और 30% ऑफ सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना दिया है, 0.6, 5% रखेंगे 50 kg आपका एक बैग सीमेंट है, तो 1:3:6 दिया है, तो 150 का हो जाएगा आपका फाइन एग्रीगेट प्लस 0.3 इंटू 5% मतलब 5/100, 30% मतलब 0.3 इंटू 50, इसको निकालेंगे आप तो 13.5 kg आएगा। कोई ऑप्शन दिया है 13.5? नहीं दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन इज द डिस्टेंस। देखिए जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है कंक्रीट का पंप के द्वारा जो आपका जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में कितने 400 मीटर तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 400 मीटर तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 400 मीटर तक, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 78 का। अब आपको ये बताना है कि वर्टिकल में कितनी दूरी तक आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वैसे हम आपको बता देते हैं, बता दें 80 मीटर नहीं बताएंगे, करिए आप बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे 79, द कंप्रेशन इन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज डन बाय ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडेंस। तो हाई स्ट्रेंथ टेंडेंस जो होता है टेंशनिंग द्वारा जब करते हैं, टेंशनिंग कर देते हैं तो उससे जो क्या होता है कंप्रेशन होता है, उसमें जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो है प्री स्ट्रेस पहले से स्ट्रेस जनरेट कर दिया जाता है, तो जब छोड़ा जाता है तो अपना कंप्रेस करते हैं कंक्रीट को, तो टेंशनिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। देखिए पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप जान जाएं कि अगर कंप्रेशन में स्टील यूज की है तो डबली रिइंफोर्स्ड बीम होगा, तो इसमें डबली रिइंफोर्स्ड बीम दिया है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दूसरी बात जो स्टील यूज की जाती है, स्टील जो यूज की जाती है कंप्रेशन में, तो जो है उसकी कैपेसिटी जो हमेशा दिया है, इन व्हिच टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड। देखिए जो आपकी टेंशन कैपेसिटी स्टील होती है वो हमेशा कंप्रेशन से ज्यादा होती है, भले आप उसको किसके साथ यूज कर दें, कंक्रीट के साथ यूज कर दें, तब भी आपकी क्या हो जाएगी, इसके जो टेंशन में यूज की जाती है स्टील उसकी जो है सबसे ज्यादा होती है, तो आपका डबली रिइंफोर्स्ड बीम हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, उसी में जो है आपका आंसर दिया होता है, लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए आप। इसमें क्या दिया है, फ्लैट स्लैब का जो दिया है, इफ W इज द टोटल लोड पर यूनिट एरिया ऑन द पैनल, D इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड, L इज द स्पान इन टू डायरेक्शंस, then the sum of maximum positive bending moment and the average of the negative bending moment for design of the span of square flat slab should not be less than। तो आपका जो C ऑप्शन दिया है WL/10 L - 2D/3 का होल स्क्वायर। तो आप थर्ड ऑप्शन 81 का याद कर लीजिए, ये फ्लैट स्लैब का है, ठीक है।
फ्लैट स्लैब की डिजाइनिंग आप पढ़ेंगे, आईएएस कोड में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इधर उधर से भटकते हुए, क्योंकि एसएससी वाले आपका ईएस का कॉपी करते हैं तो उधर से आ जाता है, नहीं तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। फ्लैट स्लैब जो है दिया है, लेकिन बस कितना, उसकी डिजाइनिंग 125 mm से डेप्थ अधिक नहीं होनी चाहिए, कैपिटल ड्रॉप, ये सब चीजें आपको पढ़ना है बस, ठीक है, जानना है। फॉर अ सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव टू द मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट। देखिए आपका सर्कुलर स्लैब दिया हुआ है, सर्कुलर स्लैब दिया है, तो आपको ज्ञात करना है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव टू द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव जो है रेडियल मूवमेंट, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है रेडियल पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उसका रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो आपका होता है पहला ऊपर क्या रखना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव, तो जो आपका मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट होता है सर्कुलर स्लैब में, मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मूवमेंट अगर बात करें तो होता है 2WR²/16, और अगर यही मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मूवमेंट की बात करें तो WR²/16 होता है। इन दोनों का रेशियो याद करिए, 2WR²/16 अपॉन WR²/16, तो ये कट गया, क्या आया 2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, सेकंड ऑप्शन आप देखिए, तो 82 का सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट 50, मतलब सिग्मा सीबीसी आपका दिया 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिग्मा एसटी 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मॉडल रेशियो 18 दिया है, तो डेप्थ ऑफ बीम ज्ञात करना है। तो जब आप एलएसएम मतलब डब्ल्यूएसएम से डिजाइन करते हैं तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है अंडर रूट बेंडिंग मूवमेंट अपॉन क्यू इंटू बी। क्यू क्या होता है, हाफ सिग्मा सीबीसी x1 z1, तो x1 निकालिए, क्या होता है m सिग्मा सीबीसी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा 18 × 50 अपॉन 18 × 50 प्लस 1400, तो x1 निकालिए आप लोग, कैलकुलेटर उठाइए। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आप करने लगे तो आपका पूरा टाइम ही बीत जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में प्री में बचिए आप, ठीक है। 900 प्लस 0.39 आपका आया, 0.39। अब हम बात करते हैं आपका Z1 की, तो Z1 जो होता है आपका 1 - x1/3 होता है, तो 1 - 0.39/3, तो यानी आपका 0.87 हो जाएगा, ठीक है। तो Q की बात करें तो 1/2 गुणे सिग्मा सीबीसी 50 गुणे x1 0.39 जुड़े 0.87, तो कितना हो जाएगा 0.5 × 50 × 0.39 × 0.87, 8.4825। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 25 × 0.39 × 0.87, ठीक है, 8.4825 ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए, तो D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बेंडिंग मूवमेंट अपॉन Q 8.4825 इंटू बी आपका कितना दिया, बी यहीं पे रख दीजिए। देखिए ऑप्शन में कैसा आ रहा है, बी, हाँ बी के रूप में आ रहा है, तो 1 अपॉन इसको कर दीजिए, ठीक है, 1 अपॉन मतलब इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो 0.11789 बेंडिंग मूवमेंट अपॉन बी। है कोई ऑप्शन 11, पहला ऑप्शन देखिए 1165, ठीक है, तो ये वही चीज मिल जुल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या ये लोग जो है दशमलव का हेरफेर होता है, लेकिन आपका पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कौन सा 83rd का पहला, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आया ना ये कैसे निकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ब्रेथ ऑफ रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी, देखिए ब्रेथ आप जो रिब्ड स्लैब की जो विड्थ है, आपकी जो चौड़ाई है, वो हमेशा 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। जब आप 2 बार्स की बात करेंगे तो 80 mm से 100 mm के बीच में होता है, ठीक है। तो 80 mm से 100 mm को क्या लिख सकते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84th का
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। या इसको नोट कर लीजिए, 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। डाया बार रिब्ड स्लैब की अगर बात करें, 5 की बात करें तो 22 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, 22 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। रिब्ड स्लैब की बात करें तो जो आपकी चौड़ाई 65 mm से कम नहीं होना चाहिए, डाया बार 22 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए फाउंडेशन रेस्ट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपकी जो है सवाल है निम्नलिखित में से किस पे जो है रखी जाती है, तो किस पे, सब ग्रेड, बेस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन सॉइल, बोथ सब ग्रेड एंड फाउंडेशन सॉइल। तो सब ग्रेड आपका क्या होता है, जो सॉइल के नीचे जो आपकी जो बनाई जाती है, देखिए सब ग्रेड कैसे बनाया जाता है आपका, जब न्यू डाली जाती है तो देखेंगे चूना की कंक्रीट डाली जाती है, वो सब ग्रेड कहलाता है। उसके नीचे की सॉइल क्या कहलाती है, आपकी फाउंडेशन सॉइल। तो दोनों पे डिपेंड कर, दोनों पे रखी जाती है। तो फिर 85 का क्या हो जाएगा, फोर्थ, 85 का आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना क्वेश्चंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 86, इसमें से कौन सा ट्रू है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। गलत है, यूनिफॉर्म रखने के लिए यूनिफॉर्म नहीं रखा जाता, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म रखते हैं जो है तो क्या हो जाता है डेप्थ, तो कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कहाँ रह गया, इस तरह से नहीं। तो क्या करते हैं कि जो किनारे होते हैं एज के थिकनेस को कम कर देते हैं और बीच में मतलब कुछ इस तरह से जो है फाउंडेशन की थिकनेस आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कम कर देंगे, एकदम नहीं खत्म करेंगे, और यहाँ पर भी कुछ, ठीक है। तो इससे आपकी क्या प्राप्त होगी, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आपकी प्राप्त होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एज, नहीं, क्या डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एज। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एज। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेट ऑफ अ फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज द, ये तो बहुत 10% लिया जाता है, ठीक है, 10% लिया जाता है फाउंडेशन का वेट। तो 87 का कौन सा ऑप्शन दिया, 10%, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते हैं। इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर टू इक्वल कॉलम्स इज रिस्ट्रिक्टेड, देखिए जब विड्थ ऑफ कॉलम आपको रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कॉलम्स की, तो आप क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, किसके द्वारा, ट्रेपेजॉइडल के द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आ गई, ट्राइपेजॉइडल के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। चलते हैं द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, द फेल्योर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। देखिए जो है थ्योरी ऑफ फेल्योर 5 होती हैं, 5 थ्योरी ऑफ फेल्योर होती हैं, इसको नोट कर लीजिए कौन कौन दिया था, ये बहुत पूछ रहा है इस समय। थ्योरी ऑफ फेल्योर एक होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो ये किसने दिया था आपको, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो दिए थे वो रैंकाइन साहब ने दिए थे, इससे रैंकाइन साहब ने दिए थे, ठीक है। इसे रैंकाइन्स थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये किसने दिया था, गेस्ट और ट्रेस्का ने, ठीक है, गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी इसको कहते हैं, गेस्ट और ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। अगला है आपका, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है आपका मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। सेंट वैनेंट साहब ने इसको दिया था, किसने, सेंट वैनेंट्स थ्योरी, ठीक है। अगला है आपका 4 जो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो ये किसने दिया था आपको, ये आपको हेग्स साहब ने दिया था, इसे हेग्स थ्योरी कहते हैं। अगला आपका है फिफ्थ, आपका क्या है, फिफ्थ इसी पे लिख देते हैं आपको। फिफ्थ है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो ये वॉन माइसेस ने दिया था, किसने, वॉन माइसेस, ठीक है। इसको हम जब पढ़ाएंगे क्या सोम आपको, तो इसमें बताएंगे कि कौन से का थ्योरी का जो है डायग्राम बनता है आपका, रिप्रेजेंट डायग्राम वो आपका इलेप्टिकल बनता है, किसका स्क्वायर बनता है, किसका रोम्बस बनता है, ठीक है। ये सब चीजें डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चन में आएगा तो आप देख लीजिए। तो इसमें किसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, गेस्ट एंड ट्रेस्का, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा,
कौन सा है ये 89th का ए, 89th का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए वेरिंग लोड फ्रॉम 0 at one end and W at the other end of length of a beam A, the maximum bending moment will be। ठीक है, ए पॉइंट पर आपका देखिए, चलिए इसको हम करा ही देते हैं क्वेश्चन को। सो का क्वेश्चन है शियर फोर्स जो है क्या पूछा है इसमें, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वही शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अपना डायग्राम चेंज करता है उसी के नीचे। ये आपकी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे आपका 0 पोल लग रहा है, यहाँ पे W, ये आपकी लेंथ इन्होंने बताया है A है। ठीक है, तो रिएक्शन पहले ज्ञात करें, तो RA, ये A पॉइंट हो गया है B, तो RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ WA। ठीक है, अगर हम बात करें सिग्मा MA, A पॉइंट पर अगर मोमेंट ले लें 0 कर दें, तो RB इंटू A इज इक्वल टू हो जाएगा WA/2 इंटू 2A/3। ठीक है, तो RB आपका क्या हो जाएगा 2 कट गया, A कट गया, WA/3। ठीक है, क्या हो जाएगा RB इंटू A, तो फिर क्या हो जाएगा WA/2, ये आपका टोटल लोड हो गया। WA/2 इंटू यहाँ से 2/3 दूरी पे लग रहा है 2A/3। ठीक है, तो 2A/3, A कट गया आपका, WA/3 RB आ गया, तो RA आपका क्या आ जाएगा, निकालिए WA/2 माइनस WA/3, तो क्या आ जाएगा 6, यानी WA/6। ठीक है, ये आपका आ गया WA/6, ये आ गया WA/3। इतना चीज आपको समझ में आया, रिएक्शन आपकी निकल के चली आई। ठीक है, रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स कहाँ पे 0 है थोड़ा देख लेते हैं। जो है शियर फोर्स की वैल्यू क्या रखते हैं 0। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं x काट है, यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो निकालते हैं आप इधर से, क्या हो जाएगा, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं तो WA/6। ठीक है, माइनस यहाँ पे WX हो जाएगा। ठीक है, WX, तो देखिए A लंबाई पर आपका W था, तो X लंबाई पर क्या होगा W/A इंटू X। ठीक है, लोड आपका A चौड़ाई थी तो X था, तो X पर क्या हो जाएगा A था तो आपका W था, X पर आपका क्या हो जाएगा W/A इंटू X। ठीक है, तो माइनस W/A इंटू X, ये आपका ये हो गया इंटू हाफ इंटू X। ठीक है, ये आपका लोड हो गया इक्वल टू 0। ठीक, यानी हाफ गुणे ऊंचाई गुणे आधार, ये आपका 0 कर दें तो क्या हो जाएगा WA/6 इक्वल टू W/A इंटू X इंटू हाफ इंटू X। ठीक है, तो यहां से W कट गया, ठीक, 2 3 कट गया। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका a इधर आएगा तो a²/3। ठीक है, तो x बराबर a/√3। इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि अगर जो है आपका क्या, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम के एक सिरे पर 0 लोड लगा है और W है, बेरिंग लोड है, तो 0 वाले के सिरे से कितनी दूरी पर आपका शियर फोर्स 0 होता है या बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो दूरी भी पूछता है। तो दूरी आपका कितना आ गया a/√3, तो a/√3 पर पॉइंट पर हम क्या निकाल लेंगे, अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। a/√3 पर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, तो निकालिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर। तो बेंडिंग मोमेंट एट मान लीजिए x काट पर मैक्सिमम है आपका, तो यहाँ से देखिए ये आपका अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं तो WA/6 इंटू a/√3 माइनस अब आपका क्या आया था W/A इंटू x की वैल्यू a/√3 रखिए, तो W/A इंटू a/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W/√3। ये लोड आपका क्या हो जाएगा W/√3, तो W/√3 इंटू हाफ इंटू x आपका a/√3। ठीक है, ये चीज आपका हो गया क्या। अब बात करें इसको, तो WA²/6√3 माइनस WA, ठीक है, WA²/6√3 a/√3 आया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कितना हो जाएगा W, अगर A है आपका तो W है, अगर a/√3 है तो कितना हो जाएगा W/A इंटू
a/√3 तो कट जाएगा w/√3। अच्छा हाँ, अभी इसमें हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कहाँ किए, तो यहाँ से a/√3 के 1/3 दूरी पर आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो होगा, यहाँ से 1/3 दूरी का a/√3 का 1/3, तो क्या हो जाएगा wa²/√3 इंटू √3 3 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 18√3, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको कैलकुलेट करिए 18√3 को, तो क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लीजिए, a/√3 याद हो गया ना आपको, ठीक है। एलसीएम लीजिए 18√3 3wa² माइनस wa², तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 6 छंग 36 से 36 आएगा, ठीक है। और 6 छंग 36 यहाँ 6 आएगा और 18 दूना 36 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 18 6 में से 2 गई 4 wa²/36√3, तो 4 9 हो जाएगा, तो wa²/9√3 ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। समझ में आया ना ये क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा wa²/9√3, ऑप्शन दिया है ना डी ऑप्शन, 90 का डी, ठीक है। ये सब कर लीजिए आप, ये जब सोम पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से हो जाया करेंगी, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क। देखिए एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन, अगर आपको आरसीसी वर्क में आपको दिया ही है तो 0.7 से 1% के बीच में लेते हैं। यहाँ पे 0.6 दिया, लेकिन होता कितना है 0.7 से 1%, 0.7% से 1% आपका एग्जैक्ट डेटा होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, फोर्थ ऑप्शन दिया है 0.6 से 1%, तो पहला 91 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन द सर्कुलर बीम। इस सर्कुलर बीम में देखिए जो आपका होता नहीं है टाउ मैक्स बराबर होता है क्या 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। तो इसको नीचे ले आइए, तो टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज कितना हो जाएगा 4/3, तो यही पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है ओनली डी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 92 का फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी बीटन एंड रोल्ड इनटू द प्लेट्स, ठीक है, इसे मेलेबिलिटी कहते हैं, आघातवर्धता, पतली चादरों में बदलना। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं। डक्टिलिटी, जो डक्टिलिटी क्या होती है, किसी पतले तार के रूप में खींच के कर दिया जाए। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि मतलब कि जो है किसी वस्तु को अगर एक ऐसे लिमिट के बाहर खींच लिया जाए कि अगर उसमें जो स्ट्रेन हो रहा है वो दोबारा आपका रिगेन ना हो, तो प्लास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिसिटी क्या है कि अगर किसी पदार्थ को स्ट्रेन दिया जाए तो दोबारा अपने शेप को ग्रहण कर ले, रिगेन कर ले, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मेलेबिलिटी होता है एक्चुअली में। 93 का फोर्थ आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो की लिमिट जो होती है -1 से 0.5 के बीच में होती है, ठीक है। -1 से 0.5। माइनस किसकी होती है, रेहोपैक्टिक पदार्थ की, ठीक है। तो आपका इसमें से कोई नहीं, इसमें भी हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं दी है। 94 का 4, 94 का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Among the following which is the least elastic, इसमें से कौन सा लीस्ट इलास्टिक है। तो जो रबर होता है वो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, इलास्टिक मटेरियल नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन में रबर दिया ना, वही 95 का फोर्थ सही हो जाएगा आपको। 95 का फोर्थ आपको बताएंगे कि रबर कैसे जो है ब्रिटल होता है जब हम पढ़ाएंगे। Two bars of a different material are the same size and subjected to same tensile force. If the bar have unit जो है elongation in ratio 4:7, तो then the ratio of modulus of elasticity, तो आपको पता है FL/AE आपका डेल्टा L होता है, ठीक है। मतलब elongation जो होता है, ठीक है। F सेम है आपका, मान लीजिए डेल्टा L1/डेल्टा L2 करना है आपको। तो F1 L1 अपॉन A1 E1 इंटू A2 E2 अपॉन F2 L2, ये चीज हो गया। F1 F2 सेम है, ठीक है। L1 क्या क्या किसका किसका दिया है, ठीक है, यूनिट इलॉन्गेशन का रेशियो दिया है आपको, ठीक है। तो जो है डेल्टा L1 डेल्टा L2 दिया है, L1 L2 सेम है, A1 डायमीटर सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 कितना दिया है 4:7, 4/7 दिया है। तो E2 अपॉन E1 इसका मतलब दिया है, तो E1 E2 क्या हो जाएगा 7:4। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। देखिए इसमें 96 का फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, कितने सारे इनमें से कोई नहीं आए हुए हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। देखिए जब दो डिफरेंट जो है इलोंगेशन, मतलब क्या कह सकते हैं आपको, जो आपका थर्मल कॉफिशिएंट होता है मटेरियल का, दो डिफरेंट थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला जो पदार्थ को अगर हीट किया जाता है कंपोजिट करके, तो जिस पदार्थ का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अधिक होता है तो वो पदार्थ आपका ज्यादा जल्दी जो है मतलब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा लंबा होने की कोशिश करेगा, ज्यादा लंबा होने की कोशिश करेगा, कम वाला कम लंबा होने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा वो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उस पर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कम इलोंगेशन वाला है वो क्या करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा। यही हाल इसके कॉपर के साथ है। कॉपर के ऊपर क्या स्टील कैसा लगाएगा, ठीक है, एक कॉपर है एक स्टील है, लेकिन जब कॉपर की बात करेंगे तो उसका थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा उसमें कंप्रेशन लगेगा। इसमें से कोई नहीं दिया है तो इनमें भी 97 का फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए लगातार 3-4 क्वेश्चन आए थे, इनमें से कोई नहीं। लोग सोचते हैं इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो पढ़ के जाइए, वो भी हो सकता है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी बराबर टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। किसके किसके, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तीन चीज के होता है, तो इसमें कौन कौन सा दिया है, रिजिडिटी के होता है डायरेक्टली, एंगल ऑफ ट्विस्ट के डायरेक्टली होता है, रेसिप्रोकल टू लेंथ ऑफ शाफ्ट, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सब दिया है समानुक्रमानुपाती होता है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 98 का फोर्थ, 98 का फोर्थ हो जाएगा आपका सही, गलत इसमें बताना था, तो 98 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू, द सेक्शनल एरिया में से आप जब टेंशन मेंबर में क्या करते हैं रिवेट के एरिया घटा देते हैं तो नेट सेक्शनल एरिया आता है, लेकिन अगर कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो उसमें हम कभी भी माइनस नहीं करते हैं रिवेट का एरिया, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, माइनस माइनस माइनस, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 का 99 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलते देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू चैनल सेक्शन द अलाउंस ऑफ रिवेट होल मेड फॉर द टू होल्स। अगर दो चैनल सेक्शन यूज किए गए हैं टेंशन मेंबर के लिए तो कौन सा होगा, तो जो आपका लेस आएगा होल का छिद्र का एरिया जो लेस आएगा उसी को लेंगे, कि ज्यादा हमको जो है टेंशन मेंबर में ज्यादा हमको एरिया मिलेगा किसका, चैनल का, तो ज्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। तो देखिए ना फोर्थ ऑप्शन दिया, ईच वेब और ईच होल फ्रॉम ईच फ्लैंज व्हिच एवर इज लेस, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 100 का फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। तो रोज हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे ऐसे। सेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक। नमस्कार।